कथन, निष्कर्ष, ये निर्देश और उन पर आधारित प्रश्न दिए जाते हैं, तो उनको कैसे हल करते हैं वो आज हम समझाते हैं। तो निर्देश दे रखा है, ठीक है। निम्नलिखित कथन को पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। अब कथन क्या है? एक विशेष शहर में केवल ZX के फिल्में ही लोगों को फिल्में देखने का एकमात्र विकल्प है। मतलब ZX की फिल्में ही देखने का एकमात्र विकल्प है और किसी कंपनी की फिल्में वो देख नहीं सकते। शहर के अधिकांश लोगों को वहाँ फिल्में देखना पसंद नहीं है। वहाँ के अधिकांश लोगों को फिल्में देखना पसंद नहीं है, फिर भी वह अगर देखने जाएंगे तो उन्हें केवल ZX की ही फिल्में देखनी पड़ेंगी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। परंतु वे मजबूर है। क्यों मजबूर है? क्योंकि फिल्में केवल इसी की लगती हैं उस शहर के अंदर, और चाहे वो किसी और की फिल्म देखना चाहते हो तो वह पिक्चर हॉल में दर्शाई नहीं जाती, केवल इसी की ZX की फिल्में ही चलती हैं। बाजार क्षेत्र में स्पर्धा होनी चाहिए, एकाधिकार नहीं। अब देखो यहाँ से इसने स्पष्ट ही कर दिया है कि ZX फिल्म जो है उसका एकाधिकार है उस फिल्म इंडस्ट्री पर, यानी कि बाजार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, यानी किसी और की भी फिल्में आनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी व्यक्ति देखने के लिए जा रहा है वो केवल ZX की ही फिल्म देख रहा है, और भले दूसरी की फिल्में पसंद करते हैं लेकिन वो उन्हें फिल्में नहीं मिल रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? ZX फिल्म का बाजार पर एकाधिकार है। एकाधिकार का मतलब होता है केवल उसी का ही राज्य चलता है, यानी कि अगर बाजार में फिल्म चलेगी तो ZX की ही चलेगी। अब कथनों पे आते हैं। ZX फिल्म ने शहर में अधिकांश लोगों से रिश्वत ली है। इस चीज का जिक्र है ही नहीं, तो इससे हमें मतलब नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब रिश्वत का तो इसमें जिक्र ही नहीं है, तो ये तो गलत ही हो गया। ZX फिल्में ऐसी फिल्में प्रदर्शित करता है जो शहर के लोगों को पसंद नहीं है, ठीक है। तो इसका भी जिक्र नहीं है कि उन्हें पसंद नहीं है कि नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को तो पसंद है। ये बोला अधिकांश लोगों को पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया कि लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि वो देखने के लिए भी तो जा रहे हैं। अब तीसरा देखते हैं। ZX फिल्म शहर के अधिकांश लोगों को पसंद है। अब देखो अधिकांश लोगों को पसंद है, ये भी नहीं बोला है, क्योंकि इसने बोला कि अधिकांश लोगों को वहाँ फिल्में देखना पसंद भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ बोला है पसंद है, वहाँ बोला है पसंद नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो ZX फिल्म का शहर में एकाधिकार है, तो हाँ ये चीज सही है, क्योंकि ये कथन में भी दे रखी है कि बाजार क्षेत्र में स्पर्धा होनी चाहिए, एकाधिकार नहीं। इसका मतलब है कि ZX फिल्म का बाजार पर एकाधिकार है, तो ये तो हमें ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है कि ZX फिल्म का शहर में एकाधिकार है। तो इस तरह से हम पूरे निर्देश को पढ़ेंगे और उनसे आंसर का सटीक आंसर को टिक करना है हमें। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन कथनों को पढ़ें और उत्तर दें। कथन क्या है? पैसे का खर्च तार्किक निर्णय के आधार पर होना चाहिए। मतलब तार्किक निर्णय क्या होता है? कहीं हम खरीदने गए तो उससे बहसबाजी करेंगे कि इतने में ये वस्तु दे दो, वो कहेगा इतने में दूंगा, तो ये चीजों के हिसाब से खर्च होना चाहिए, ना कि बाध्यकारी या आवेग व्यवहार के आधार। ना कि बाध्यकारी मतलब ना कि उसने बोला कि 100 रुपए की चीज है, तुम 100 रुपए की चीज देके निकल जाओ, तुरंत नहीं करना चाहिए। तार्क यानी तर्क करनी चाहिए। किसी को विक्रेता के संभावित गुप्त एजेंडा जैसे कि सेल, मुफ्त पेशकश आदि का शिकार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो विक्रेता क्या है, कोई भी चीज प्रोडक्ट बेचता है तो उस पर लिख देता 50% सेल, तो उसका हमें वो नहीं होना चाहिए क्या शिकार, क्योंकि क्या पता उसका मूल्य उसने ज्यादा बढ़ा के रख दिया हो तो वो बेचने वाले मूल्य से भी अधिक पड़ रही हो। और मुफ्त पेशकश कैसी होती है कि 2 चीज खरीदोगे 1 फ्री मिलेगा, तो इसका भी हमें शिकार नहीं होना है। कीमत वो है जिसका आप भुगतान करते हैं, मूल्य वो है जो आप प्राप्त करते हैं, ठीक है। कीमत जैसे कि आपने रुपया दिया तो उसका मूल्य आपको क्या मिला, आपने जो प्रोडक्ट खरीदा, जैसे कि हमने कोई एक जीन्स खरीदी तो हमने उसका पैसा दिया जैसे 500 रुपये, और उस 500 रुपये के एवज में हमें क्या प्राप्त हुई, वह जीन्स। तो वह जीन्स जो है हमारे लिए मूल्य है, इसलिए तो हमने उसके लिए 500 रुपये दिए थे। तो इसका मतलब यह है कि जो हम उसे भुगतान करते हैं वो पैसा होता है, और जो हम प्राप्त करते हैं उसके हिसाब से वो हमारा मूल्य होता है। अब कथनों पे आ जाते हैं। जब आप किसी चीज के लिए भुगतान करते हैं तो उसके मूल्य पर ध्यान दें। ये चीज सही दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें देखो अभी और आगे बढ़ते हैं। कोई भी छूट सहित सेल उपभोक्ता के खिलाफ एक गुप्त एजेंडा है। देखो उपभोक्ता के खिलाफ कोई एक गुप्त एजेंडा है या नहीं है, ये तो केवल किसको पता है? विक्रेता को, बेचने वाले को। ये क्या है? हर किसी को तो नहीं पता होती। अब इसमें सीरियसली क्या लिख के दे दिया? कोई भी छूट सहित सेल। कोई भी छूट, कोई भी का मतलब नहीं है, इसमें दे रहा है कि छूट वगैरह, और उसका हमें शिकार नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब शिकार नहीं बनना चाहिए, इसका मतलब ये है कि वो गुप्त एजेंडा ही होगा,
जरूरी थोड़ी है कोई अच्छी तरह से भी उस चीज को बेच सकता है। तो कोई भी नहीं हो सकती, कुछ तो हो सकती थी लेकिन कोई भी नहीं हो सकती, इसलिए ये भी गलत हो गया। लोग बाध्यकारी या आवेग खर्च करते हैं ताकि और तार्किक समझ से खर्च नहीं करते। तो देखो इसमें ये भी नहीं दे रहा कि लोग जल्दी में खर्च करते हैं और उन्हें एक दूसरे से तर्क भी नहीं करते। ठीक है, विक्रेता जनता को धोखा दे रहे हैं, तो देखो इस धोखे का तो जिक्र है नहीं, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में देखते हैं, लोग बाध्यकारी यानी आवेग खर्च करते हैं, तो इसमें दे रखा है कि ना कि बाध्यकारी आवेग पर आधार पर होना चाहिए। ठीक है, और तार्किक समझ से खर्च नहीं करते, लेकिन इसमें यह नहीं दे रहा कि लोग आवेग में ही खर्च करते हैं और तार्किक रूप से खर्च नहीं करते। क्या पता कुछ लोग खर्च भी करते हो समझ तार्किक वगैरह, क्योंकि इस कथनों में बोला गया है कि हमें तर्क करनी चाहिए, क्रेता और विक्रेता दोनों को एक दूसरे से तर्क करनी चाहिए, लेकिन इसने बोल दिया है कि लोग बाध्यकारी और आवेग में ही खर्च करते हैं और तार्किक समझ से खर्च नहीं करते। तो इसका मतलब कुछ जब तर्क का जिक्र दिया गया है तो कुछ लोग तो तर्क करते होंगे, जब भी तो इस तर्क का जिक्र आया, तो ये भी कथन गलत हो गया। अब केवल एक ही कथन बचा, तो वो स्वतः ही सही हो गया और उसको हम सही भी ठहरा देते हैं। जब आप किसी चीज के लिए भुगतान करते हैं तो उसके मूल्य पर ध्यान दें। ठीक है, देखो हमने 500 रुपये दिए और हमें प्राप्त हो रहा है कोई चीज, जैसे मूल्य पर ध्यान दें, क्या देना है, मूल्य वो है जो आप प्राप्त करते हैं। हमने वस्तु दी, भुगतान हमने कर दिया, तो उसके मूल्य पर ध्यान देना कि वो रियल में वही वस्तु हमें मिल रही है क्या नहीं मिल रही है। अब इस मूल्य पर ये नहीं ध्यान देना कि उसके स्टिकर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, उससे मतलब नहीं। जो कथन के हिसाब से मूल्य बोला जा रहा है उसका मतलब ये मूल्य है, तो मूल्य वो जो आप प्राप्त करते हैं, मूल्य मतलब प्रोडक्ट। जब आप किसी चीज का भुगतान करते हैं तो उस प्रोडक्ट को पर ध्यान देना चाहिए कि वह, अगर हमने जीन्स खरीदी है तो केवल जीन्स ही आनी चाहिए, कहीं शर्ट ना आ जाए, तो इस चीज पे हमें ध्यान देना है। तो ये ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह से हम सोच के इन कथनों को करते हैं, बस बड़े ही गहनशीलता से इनको सोचना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये निर्देश क्या दे रखा है उसको पढ़ते हैं। ज्ञान और समझ जो है एक दूसरे के पूरक है, यानी कि ये ज्ञान है और ये समझ है, ये एक दूसरे के पूरक है। मतलब अगर ज्ञान हो गया तो उसे समझ भी होनी चाहिए और जिसे समझ है उसे ज्ञान भी होना चाहिए, एक दूसरे के पूरक हो गए इस तरह से। ठीक है, जितना गहरा ज्ञान होगा उतनी ही ज्यादा समझ होगी। ठीक है, ज्ञान जागरूकता फैलाता है, यानी ज्ञान जागरूकता है, समझ जटिलताओं से निपटने के लिए आवश्यक, मतलब जितनी कठिनाइयां हैं उनसे निपटने के लिए समझ आवश्यक है। ठीक है, अब इसके पास आते हैं इन पे, ज्ञान और समझ पर्याय है। ठीक है, अब इसको हम छोड़ देते हैं, ये सही भी हो सकता है, लेकिन हम दूसरों को देखते हैं। पहले हमें गलत वालों को अलग करना है। ज्ञान और समझ एक दूसरे के से बिल्कुल अलग है, नहीं, एक दूसरे के बिल्कुल अलग नहीं है, वो एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये गलत हो गया। ज्ञान और समझ एक दूसरे के लिए संपूरक हैं। अगर हाँ, तो देखो पूरक संपूरक एक ही होता है, ज्ञान और समझ एक दूसरे के लिए संपूरक है, तो ये सही हो गया। अगर ये सही हो रहा है तो ये अब स्वतः ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, आगे समझे, ज्ञान और समझ एक दूसरे के लिए संपूरक है, यानी कि इसको ये भी कह सकते हैं ज्ञान और समझ एक दूसरे के लिए पूरक है, जो कि पहला वाला लाइन दे रखी है, तो ये हमारा सही हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, बयान को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से एक निष्कर्ष का चयन करें। ठीक है, सत्यवान हरीश के पिता नहीं है। ठीक है, हरीश सूरज का बेटा है और सूरज के 3 बेटे हैं। ठीक है, पहले तो देखो हरीश, सूरज ले लेते हैं, ये रहा सूरज का बेटा क्या है, हरीश है। ठीक है, ये बेटा हो गया। अब दे रहा है कि सूरज के 3 बेटे, एक बेटा तो ये हो गया, ये कोई और बेटा हो गया और ये भी कोई और बेटा हो गया, ये भी बेटा है और ये भी बेटा है। तो सूरज के कितने बेटे हैं, 3, और हरीश जो सूरज का बेटा है। ठीक है, अब बोला कि सत्यवान हरीश के पिता नहीं है, नहीं हरीश के पिता सत्यवान नहीं है, तो देखो यहाँ से तो बन रहा है कि दूसरा दे रहा है हरीश सूरज का बेटा है, यानी हरीश के पिता कौन, सूरज है, तो ये तो गलत हो गया कि सत्यवान हरीश के पिता नहीं है। सही है, तो सत्यवान हरीश के पिता नहीं है, क्योंकि हरीश के पिता कौन है, सूरज है। ठीक है, अब आते हैं इन कथनों पे। सत्यवान सूरज का बेटा है, देखो इसमें ये नहीं, केवल हरीश और सूरज का जिक्र है, क्योंकि हरीश जो है सूरज का बेटा है, ये जिक्र है। बाकी किसी और 2 बेटे जो हैं उनके ना तो नाम का जिक्र है ना किसी और चीज का जिक्र है। ठीक है, हम ये नहीं ज्ञात कर सकते ये दोनों बेटों का नाम क्या है जब नाम नहीं दिया है तो। ठीक है, तो सत्यवान सूरज का बेटा है, नहीं, हमें पता ही नहीं है कि सत्यवान कौन है। ठीक है क्या नहीं, क्योंकि हमें 2 बेटे पता है कि सूरज के 3 बेटे हैं और दोनों बेटों के नाम हमें पता ही नहीं है।
और उसमें सत्यवान ये बोला कि सत्यवान हरीश के पिता नहीं है, नहीं हरीश के पिता सूरज, हरीश के पिता सत्यवान नहीं है, ठीक है। तो हमें ये नहीं पता सत्यवान है किस कौन है, सत्यवान ये है कि ये है या सूरज है, सूरज का पिता है कि भाई है, कोई पता नहीं हमें, ठीक है। तो सत्यवान सूरज का बेटा है, सूरज का बेटा हमें पता ही नहीं है क्योंकि केवल हमें पता है हरीश है, तो ये गलत हो गया। हरीश सत्यवान का भाई है, इसका जिक्र तो हमें दिया ही नहीं है कहीं कि हरीश का कोई भाई है उसका नाम इन दोनों में से सत्यवान है, तो जिक्र नहीं दिया है तो इसको हम काटेंगे। सूरज हरीश के पिता हैं, तो देखो हरीश के पिता कौन है, सूरज, तो ये तो कथन सही हो, बिल्कुल सही है कि सूरज हरीश के पिता हैं, तो ये सही हो गया। तो ये ही ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बाकी सारे 4 ऑप्शन गलत। तो इस तरह से हमें पहले इन सभी को कथनों को पढ़ना होता है, फिर समझ के हमें इनका आंसर देना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, तो निर्देश हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों का उत्तर देना है। बाहर भोजन करने पर लगने वाला टैक्स बढ़ा दिया गया है, ठीक है। जो भोजन पर बाहर टैक्स लगता है तो वो अब बढ़ गया है। बाहर भोजन करना विलासिता नहीं है, मतलब लग्जरियस लाइफ नहीं है। बाहर भोजन करना है कोई लग्जरियस लाइफ नहीं है, ठीक है। अतिरिक्त मेहनत करने वाले और अत्यधिक व्यस्त वाले गरीब लोगों को भी बाहर भोजन करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि देखो ये बोला कि बाहर भोजन जो करता है उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, लेकिन बाहर भोजन करना कोई स्पेशल चीज नहीं है। जो बाहर की तरफ मेहनत करते हैं या किसी काम में बिजी रहते हैं उन्हें भी, वो गरीब लोग भी होते हैं जिन्हें भी बाहर भोजन करना पड़ता है, ठीक है। तो इनको ऑप्शन देने हैं। गरीब बाहर भोजन करने के लिए विलासिता का आनंद लेते हैं, क्योंकि देखो भोजन करना कोई विलासिता नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। यहाँ देखना भोजन करना कोई विलासिता नहीं है, भोजन करने की विलासिता का आनंद लेते हैं। तो जब भोजन विलासिता नहीं है तो उसका आनंद कैसे लिया जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। देखो दूसरा भी दे रखा है, बाहर भोजन करना गरीब के लिए विलासिता है। जब उसने बोला है कि भोजन विलासिता ही नहीं है तो गरीब और अमीर का जिक्र कहाँ से आएगा उसमें, ये भी गलत हो गया। बाहर भोजन करना गरीब के लिए भी जरूरत अनुसार होता है। हाँ देखो इसने बोला है कि कोई मेहनत करने वाला या व्यस्त जो गरीब होता है वो भी बाहर भोजन करने की उसे भी आवश्यकता होती है। तो बाहर भोजन करने वाला गरीब के लिए भी जरूरत के अनुसार होता है, तो ये ऑप्शन सही है। और जो बोला बाहर भोजन करने पर लगने वाले टैक्स को कम करना चाहिए, हमें क्या मतलब कम करना चाहिए, जब कथन में बढ़ा दिया तो बढ़ा होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन सी सही है कि बाहर भोजन करने वाला गरीब के लिए भी जरूरत के अनुसार होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। एक कॉल सेंटर में निम्नलिखित मापदंडों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती करता है, ठीक है। उम्मीदवार ने कम से कम 10वीं पारित की हो, ठीक है। कम से कम उसने क्या किया, 10वीं की हो, 10वीं। उम्मीदवार अंग्रेजी और हिंदी में वाकपट होना चाहिए, यानी इंग्लिश में हो एंड हिंदी में हो, दोनों में वाकपट होना चाहिए। उम्मीदवार को दिन और रात दोनों पाली में काम करने के लिए तैयार होना चाहिए, नाइट हो चाहे डे हो वो दोनों में काम कर सकता हो। स्पेशल नहीं कि वो चाहे कि नाइट में काम करूं या दिन में करूं, वो नहीं होना चाहिए। अब इस पर आधारित प्रश्न देखने हैं हमें कौन सा सही है। सीता एक स्नातक है, यानी सीता एक स्नातक है, तो पहला यानी 10वीं से ज्यादा पढ़ चुकी है, 10वीं वाला फॉलो कर लिया उसने। मराठी हिंदी और अंग्रेजी में वाकपटुता है, यानी अंग्रेजी और हिंदी में भी वाकपटुता है, तो ये भी सही हो गया। और दिन की पाली में ही काम कर सकती है, लेकिन दिन और नाइट में काम करनी चाहिए, लेकिन दिन और केवल वो दिन की पाली में काम कर सकती है तो गलत होगी, क्योंकि वो दोनों में ही काम करनी चाहिए, ये गलत हो गया। सरिता अंग्रेजी तमिल और हिंदी में वाकपटुता है, तो देखो सरिता का भी सही हो गया। दोनों पालियों में काम कर सकती है, तो देखो सरिता दोनों पालियों में काम कर सकती है, तो ये भी कथन सही हो गया। और उनमें से कोई भी अनौपचारिक शिक्षा नहीं ली है, यानी कोई भी शिक्षा नहीं ली, वो अनपढ़ है, यानी इसने 10वीं भी पास नहीं की है, तो ये भी गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया हमारा, ठीक है। अब आते तीसरे पर, स्मिता अंग्रेजी और हिंदी बोल सकती है, देखो अंग्रेजी और हिंदी बोल सकती है, तो ये इनकी सही हो गई। दिन के साथ रात की पाली में भी काम कर सकती है, दिन और रात की पाली में भी काम कर सकती है, तो ये भी सही हो गया। और उसने 12वीं की कक्षा तक अध्ययन भी किया है, उसने 10वीं से ज्यादा भी पढ़ाई की है, तीनों ऑप्शन सही हो गए। 10वीं से ज्यादा भी पढ़ाई कर ली है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों अच्छी तरह से बोल लेती है, और रात और दिन की पाली में भी काम करने के लिए तैयार है, तीनों चीजें सही है, तो ये ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके अंदर जो तीनों जो कथनों में दे रखे हैं सारे की सारी चीजें फॉलो होनी चाहिए, जो
अगर एक भी चीज फॉलो नहीं हुई, पहले वाले में क्या चीज थी कि वो 10वीं नहीं पढ़ा था, वो क्या की थी, वो दिन में ही काम कर रहा था, रात में नहीं कर सकता था, तो गलत हो गया। क्यों? दिन और रात दोनों में काम करने योग्य होना चाहिए। दूसरे में क्या था, दूसरे में वो कोई भी अनौपचारिक शिक्षा नहीं थी, यानी वो 10वीं पास भी नहीं था, तो ये भी कथन गलत हो गया। अब तीसरे में क्या है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोल सकती है, तो अंग्रेजी हिंदी भी कॉलम सही कर रही है। दिन और रात दोनों में काम करने के लिए तैयार है, तो दूसरा कॉलम भी सही कर रहा है। और 12वीं यानी 10वीं से ज्यादा पढ़ी लिखी है, तो 10वीं का भी कॉलम पूरा हो रहा है, तो तीनों कॉलम पूरे हो रहे हैं, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसमें कथन दिए रखे हैं, उन सभी को फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। शैम्पू पाउच जिसकी कीमत प्रति 4 से 10 रुपए के बीच है, यानी शैम्पू होना चाहिए 4 से 10 रुपए के बीच में, ठीक है। चॉकलेट प्रति नग 1 से 60 रुपए के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। सूखे मेवे प्रति 100 ग्राम 125 रुपए के होने चाहिए, और दूध की पैकेट प्रति लीटर 21 से 29 के बीच होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें देखो शैम्पू एक पाउच 4 रुपए है, लेकिन 4 और 10 के बीच में है, हाँ जी है, तो ये भी देखते हैं, कथन सही बोल रहा है। चॉकलेट 1.5 रुपए प्रति नग है, 1 से 60 रुपए के बीच में होनी चाहिए, तो 1.5 रुपए तो 1 से ज्यादा होता है, तो ये भी सही कर रहा है। और सूखे मेवे जो 250 रुपए के कितने हैं, 125 ग्राम, ये भी सही कर रहा है, ठीक है। 3 चीज सही होगी, लेकिन इसमें दूध के पैकेट का तो जिक्र भी नहीं है, क्योंकि अगर ये चारों चीज दे रखी है तो चारों चीजों का ही जिक्र पूरे ऑप्शन में होना चाहिए, लेकिन इसमें 3 चीजों का ही जिक्र है, दूध का कोई जिक्र नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहां तक इस पे आते हैं, शैम्पू 5 रुपए प्रति पाउच है, तो देखो शैम्पू की कीमत 4 से 10 थी, तो ये भी सही बोल रहा है यहाँ तक। तो दूध के पैकेट का 23 रुपए है, 21 से 29 के बीच होना चाहिए, तो ये भी सही हो गया। और सूखे मेवे 150 रुपए के 100 ग्राम है, सूखे मेवे 150 रुपए के 100 ग्राम है, ठीक है। अब इसमें कौन सी 3 चीजें सही हुई हैं, शैम्पू, दूध और मेवे, और इसमें चॉकलेट का कोई जिक्र नहीं है, चॉकलेट का जिक्र नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। यानी अगर चारों कथन दे रखे हैं तो चारों ही आने चाहिए। इसमें देखते हैं, शैम्पू का 5 रुपया 4 से ज्यादा है, तो ये भी सही हो गया। चॉकलेट बाई 1 रुपये प्रति नग है, चॉकलेट 1 से 60 रुपए के बीच में है, यानी कि 1 रुपये हो सकती है, तो 1 रुपये की भी होगी। सूखे मेवे 100 रुपए के 100 ग्राम है, तो ये भी सही हो गया। लेकिन इसमें क्या है, दूध का जिक्र नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि चारों चीजें होनी चाहिए। शैम्पू 4 रुपए प्रति पाउच है, सही है। दूध की पैकेट 24.5 है, 21 से ज्यादा होनी चाहिए, तो ये भी सही है। चॉकलेट 35 रुपए प्रति नग है, चॉकलेट जो है 1 से 60 रुपए के बीच में होनी चाहिए, तो देखो 35 रुपए 1 से 60 के बीच में है। और सूखे मेवे 350 रुपए के 200 ग्राम होने चाहिए, ठीक है। यानी 100 ग्राम हमारे इस हिसाब से 100 ग्राम यहाँ पे क्या पड़ रहे हैं, यहाँ पे 100 ग्राम पड़ रहे हैं 150, 35 के यानी 175 के। और सूखे मेवे 100 ग्राम कितने के होने चाहिए थे, 100 ग्राम 125 के, जबकि इस वाले सेंटेंस में 100 ग्राम 175 के पड़ रहे हैं, तो ये तो सही दिखा रहा है, तो ये कथन सही हो गया। चारों चीजें भी दे रखी हैं इसमें, और चारों चीजों का अपना अपना दे रखा है, तो ये कथन भी सही हो गया। तो इन कथनों को इस तरह से करते हैं, अगर चारों चीजें दे रखी हैं तो चारों चीजें ही फॉलो करनी चाहिए प्रत्येक ऑप्शन में, तभी वो ऑप्शन सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, एक दुकानदार निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर बिक्री के लिए नहाने के साबुन की इन्वेंट्री रखता है। नहाने के साबुन जिसकी प्रति साबुन की कीमत 15 से 35 रुपए के बीच होनी चाहिए, ठीक है, कीमत इतनी होनी चाहिए। साबुन की कम से कम 90 यूनिट साप्ताहिक बिक्री होनी चाहिए, यानी कि 9 यूनिट है जो 7 दिन में बिक जानी चाहिए। उसकी एक विशेष खुशबू भी होनी चाहिए। अब ये तीनों अलग अलग हैं, और तीनों अलग अलग प्रत्येक में जिस ऑप्शन में फिट बैठ रही होंगी वही आंसर हो जाएगा। एल जिसमें साबुन की खुशबू है, तो देखो खुशबू होनी चाहिए, जिसमें गुलाब की खुशबू है, तो देखो खुशबू है, तो ये ऑप्शन यहाँ तक सही होगा, लास्ट वाला फॉलो कर रहा है। प्रति यूनिट इसकी कीमत 27 रुपए है, ठीक है। अब इसने बोला कि प्रति यूनिट इसकी कीमत 27 रुपए है। इसने बोला है, देखो यहाँ पे प्रति यूनिट क्या होनी चाहिए, 15 से 35, यानी 27 रुपए 15 से 35 के बीच में, ये भी सही हो गया।
और सप्ताह में 85 यूनिट बिकता है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि उसे सप्ताह में 90 यूनिटों की बिक्री होनी चाहिए, तो 85 यूनिट तो कम होते हैं, तो ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एम कीमत प्रति यूनिट 3150 रुपये, पहली वाली ऑप्शन को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ तक ये सही हो गया। इसमें चंदन की खुशबू है, तो देखो खुशबू वाले लास्ट को भी फॉलो कर रहा है, तो ये भी सही हो गया। और सप्ताह में 73 यूनिट बिकता है, लेकिन हमें बेचनी चाहिए 90, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तीसरे पे आते हैं। एच सप्ताह में 95 यूनिट बेचता है, 95 यूनिट 90 से ज़्यादा होती है, तो दूसरा को फॉलो कर रहा है, सही है। प्रति यूनिट 24.25 रुपये हैं, 15 और 35 के बीच प्रति यूनिट होनी चाहिए, और 24.25, 15 और 35 के बीच में है, तो ये भी सही हो गया। और इसमें हल्की सुगंध भी है, हाँ उसने बोला है कि उसमें विशेष सुगंध भी होनी चाहिए, तो ये भी तीनों चीज़ें सही हो गई। अगर तीनों चीज़ें सही हो रही हैं तो यही ऑप्शन हो गया। क्लियर है। 95 यूनिट कम से कम होनी चाहिए, तो देखो यहाँ 90 यूनिट होनी चाहिए थी बिक्री की 7 दिन में, सप्ताह में 95 हो रही है, तो ये सही हो गया। प्रति यूनिट 24.5 है, जबकि प्रति यूनिट 25 से 35 होना चाहिए, यानी 15 से ज़्यादा होना चाहिए था, तो 24.5 15 से ज़्यादा है, ये भी सही कर गया। और हल्की सुगंध भी होनी चाहिए, तीसरा है उसमें एक विशेष खुशबू भी होनी चाहिए, तो देखो इसमें भी खुशबू है, तो तीनों चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर, तीनों चीज़ें, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनको हमें करना होता है इस तरह से। क्यों कि जो चीज़ें जितनी, इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 7 में 4 चीज़ें दे रखी थी, जिस ऑप्शन में वो चारों फॉलो कर रही होंगी वही आंसर हो जाता है। इसमें तीनों चीज़ें दे रखी हैं, और जिस ऑप्शन में ये तीनों चीज़ें फॉलो कर रही होंगी वही आंसर हो जाता है, तो सी ऑप्शन में तीनों चीज़ें फॉलो कर रही हैं, तो सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 6 आमों की कीमत 4 सेबों के बराबर है। 6 आम मतलब 6 मैंगो की कीमत जो है वो क्या है, 4 सेबों के बराबर, यानी 4 एप्पल के बराबर है, 4 एप्पल के बराबर है। और 8 सेबों की कीमत 2 कटहलों के बराबर, यानी कि 8 एप्पलों की कीमत क्या है, 2 कटहलों के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें भी 2 का गुणा कर दूं तो इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 8 एप्पलों की कीमत कितनी हो जाएगी, 12 मैंगो के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें कितना महंगा होगा, इसमें देखो मैंगो 12 बिकेंगे और उसी रेट पे 8 सेब बिकेंगे, तो मैंगो की कीमत क्या होगी, किससे कम होगी, एप्पल से कम हो गई। ठीक है, ये दोनों चिमटे खुले हुए, जिसकी तरफ जाते हैं वो अधिक की तरफ जाता है, और बंद होता है वहां वो कम की तरफ होता है। अब देखो 8 सेब है, वो 2 कटहल के बराबर है। ठीक है, यानी कि 2 कटहलों का मूल्य ज्यादा होगा, क्योंकि 2 कटहल आ रहे हैं और उसी रेट में 8 वो आ रहे हैं, एप्पल आए, तो 8 एप्पलों का मूल्य, एक एप्पल का मूल्य कम होगा जब तो 8 आ रहे हैं, और एक कटहल का मूल्य ज्यादा होगा जब 2 आ रहे हैं, तो कटहल का मूल्य एप्पल से भी ज्यादा हो गया कटहल का। ठीक है, ये चीज एक बन के आ गई इसमें से। अब यही चीज इसमें फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, एक सेब उतना महंगा नहीं है जितना एक आम है, एक सेब उतना महंगा नहीं है जितना कि एक आम है। अब देखो सेब आम से ज्यादा मूल्य का है, इसमें बोल रहा है कि सेब उतना महंगा नहीं, इसमें बोल रहा है कि जितना आम महंगा है उतना सेब महंगा नहीं है, लेकिन सेब महंगा है आम से, गलत हो गया। इसमें क्या बोल रहा है कि सेब जो है उतना महंगा नहीं है जितना कि आम है, उल्टा बोल रहा है। यहाँ पे मैंगो यानी आम को महंगा बता रहा है, सेब को कम मूल्य का बता रहा है, जबकि सेब आम से अधिक मूल्य का आ रहा है, तो ये गलत हो गया। एक सेब एक कटहल से सस्ता है, हाँ देखो एक सेब जो है एक कटहल से सस्ता है, ये यहाँ तक तो सही है, लेकिन और ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि और भी कोई सटीक मिल जाए। कटहल इन सभी में सबसे महंगा है, हाँ देखो कटहल इन सभी में सबसे महंगा है, ये तो हमें दिख रहा है, तो ये तो बिल्कुल सटीक है कि सबसे महंगा तीनों में कौन सा है, कटहल। अब ये सही है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में पूछा गया है वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। उपयुक्त में से कौन सा विकल्प दिए गए कथनों के अनुसार असत्य है, असत्य बताना है, तो असत्य तो हमारा पहला ही हो गया था, तो पहला ही आंसर हो जाएगा वैसे तो। ठीक है, सत्य को निकाल लेते हैं। एक सेब एक कटहल से सस्ता है, सेब जो है कटहल से सस्ता है, तो ये भी सही है। एक आम उतना महंगा नहीं जितना सेब है, यानी कि आम सस्ता है सेब से, ये भी सही है, यानी तीनों नीचे के सही है, ऊपर वाला गलत है, और गलत का मतलब वो असत्य है, तो असत्य ही हमें बताना है, तो पहला ही ऑप्शन असत्य है, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें निकालने होते हैं।